हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस में लेके सीटेट की ईवीएस की क्लास यानी कि पर्यावरण एनवायरमेंटल स्टडीज की क्लास। और आज के एपिसोड में हम जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे बड़ा ही इंटरेस्टेड वो चैप्टर है और उसे अनेकों बार प्रश्न आए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और टॉपिक का आनंद लीजिए। और इसमें अनेक बार प्रश्न बने हुए हैं जब से सीटेट हेल्ड हुआ है, इस चैप्टर से काफी प्रश्न बने हुए हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस के और मजा लीजिए आज के जो आज का चैप्टर है जिसका शीर्षक है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखा ना कितना अच्छा टॉपिक है जिसका शीर्षक है कैसे चींटी ने पहचाना दोस्त को। तो ये बड़ी ही रोचक कहानी है और बड़ा ही उपयोगी ये चैप्टर है खासकर सीटेट थ्योरी के लिए। अभी आप अंदर जब पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इससे सीटेट के अनेकों प्रश्न बने हुए हैं। तो आप बने रहिए अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे चींटी के बारे में बताया गया है और थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। हमने एक आपको चैप्टर पढ़ाया था अनीता की मधुमक्खियां। क्या था? अनीता की मधुमक्खियां। मधुमक्खी, ततैया, चींटी और दीमक इन सारे जितने हमने नाम लिए सबका एक जैसा होता है क्या? ग्रुप में रहन सहन और इनके जो वर्ग होते हैं, जैसे रानी मक्खी होती है उसमें, इसमें रानी चींटी होती है जो अंडे देने का काम करती है। उसमें दीमक में भी रानी दीमक होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। और जो सिपाही चींटी होती है वो बिलों की रखवाली करती है। जो श्रमिक चींटियां होती हैं वो भोजन को इकट्ठा करके लेके आती हैं। सेम जैसे हमने मधुमक्खी वाला चैप्टर पढ़ाया वैसे ही चींटी का चैप्टर है। तो बड़ा रोचक चैप्टर है। आइए आज आनंद लेते हैं इस चैप्टर का। ये यहां पे देखिए उस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ते से तुम्हारी रोटी ले गई। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ऐसे आप भोजन कर रहे हो और आपकी रोटी कोई पंछी उठा ले जाए, कोई जानवर चुरा ले जाए तो आपको कैसा फील होगा? उसका यहाँ पे उसकी बात की गई है। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि वो नींद में था और जैसे ही आपकी आहट आई उसकी नींद टूट गई और उसके कान झट से खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों होता है ऐसा सोचकर बताओ। तो बड़ा रोचक चैप्टर आज का है। जानवरों में भी देखिए यहाँ पे बताया गया है, कोट किया गया है कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। क्या होती है? देखने की, सुनने की, सूंघने की और महसूस करने की शक्ति होती है किसी भी वस्तु की। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना? जानवरों की भी आवाज अजब दुनिया। मतलब इसमें राइटर कह रहा है कि जानवर भी महसूस करते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, आहट को जान लेते हैं। और बहुत से ऐसे जानवर हैं
थोड़ी सी भी बहुत धीमी आवाज आए तो भी उसको जान लेते हैं। अभी आप अंत में इसमें जब पढ़ेंगे तो इसमें बाघ, स्लाथ, चील, गिद्ध, तमाम प्रकार के ऐसे जानवरों का वर्णन है। बड़ा ही रोचक आज की टॉपिक है और इससे अनेकों बार सीटेट में प्रश्न बने हैं। तो अंत तक आप बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के और मजा लीजिए आज के वीडियो का। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है, कैसे पहचाना साथी को। अब देखो चींटी जो होती है कि कैसे वो विभेद करती है कि एक चींटी हमारे समूह की है अथवा दूसरे समूह की है, इसके बारे में बताया गया है। एक चींटी क्या बताया गया है, देखिए एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, अचानक अपने सामने दूसरे टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटियों ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। तो हमने अभी अभी जिक्र किया था कि चींटी में वर्ग विभेद होता है। जो रानी चींटी होती है उसका काम होता है अंडे देने का, जो श्रमिक चींटी होती है उसका काम होता है भोजन को इकट्ठा करने का, और जो पहरेदार चींटी होती है उसका काम है बिलों की रखवाली करने का। लेकिन वो चींटी कैसे पहचानेगी कि ये हमारे समूह की चींटी है अथवा दूसरे समूह की? चींटियां गंध के द्वारा पहचानती हैं। जो चींटी होती है अपने समूह की चींटियों का गंध उसको मालूम होता है, महसूस होता है, और दूसरे टोले की जब या दूसरे समूह की जब चींटी आती है तो उसकी गंध इसकी टोली से भिन्न होता है। इस वजह से चींटी दूसरे समूह की चींटी को पहचान जाती है। उसी का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है कि मतलब कैसे उसको पता चला कि ये हमारे समूह की चींटी है और उसको बिल में घुसने दिया, उसके गंध से। किससे? चींटियां एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं और यही कारण है कि चींटियां जब चलती हैं समूह में तो एक के पीछे एक लाइन बना के चलती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आगे की चींटी होती है वो एक गंध छोड़ती है और उसी को सूंघते हुए पीछे की सारी चींटियां चलती है ना। मजेदार आज की टॉपिक। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या और बताया गया है। सोचो और बताओ इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की है। तो हमने अभी अभी बताया कि एक प्रकार का गंध चींटियां छोड़ती हैं और उस गंध से वो महसूस कर लेती है कि दूसरी टोली का है। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? क्योंकि जो दूसरी अपने टोली की चींटी थी उसका गंध जो अन्य सदस्यों के गंध से वो पहचान ली। जैसे अन्य सदस्यों का गंध होता है वैसे ही उस चींटी का था जो बिल के करीब आई और पहरेदार चींटी ने उसको पहचान लिया कि ये हमारे टोली की चींटी है। और आगे देखिए क्या है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चींटी को कैसे इकट्ठा करेंगे। चीनी या गुड़ का या कोई भी मीठा चीज आप गिरा दीजिए तो ऑटोमेटिक चींटियां आ जाती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चों के लिए, इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। क्या होती है? उत्सुकता होती है। उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा। ये हमारा आपका कर्तव्य है कि बच्चों को उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए, उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना होगा। क्या करना होगा? प्रोत्साहित करना होगा। आगे देखो यहाँ पे दिया गया है, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो अभी पीछे ही हमने इसका वर्णन किया हुआ है कि चींटी एक प्रकार की गंध को छोड़ती हैं और एक दूसरे जो है उसको सूंघ सूंघ करके एक लाइन बना के चलती हैं और उसी का यहाँ पे वर्णन हुआ है। अब बताओ, क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका
तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? तो कारण यही था कि वहां से उनकी लाइन टूट गई, गंध टूट गई, और जहां से पेंसिल आपने रखा उससे जब डाइवर्ट हुई उनकी लाइन, तो वहां से दो धड़े में बढ़ गई, एक आगे निकल गई और एक दूसरी तरफ निकल गई। एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज। ये रेशम कीड़े की बात कर रहा है। मैं रेशम का कीड़ा हूं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूं। ये नर कीड़े की बात हो रही है। और यही प्रश्न जब सीटेट में आपसे पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि रेशम पालन क्या कहलाता है। रेशम पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, रेशम कीड़ा पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और ये भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है यूपी टेट में, और सीटेट में भी ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे है ना कमाल का ये चैप्टर, जिसमें आपने चींटियों के बारे में सुना, फिर उसके बाद रेशम कीड़े की बात हो रही है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाती है। यहाँ पे सेरीकल्चर लिखा हुआ है, सेरीकल्चर क्या कहलाती है? सेरीकल्चर कहलाती है। कौन सा चीज? रेशम कीट पालना या पालन जो होता है। और भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए कि सर्वाधिक रेशम उत्पादित करने वाला राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सर्वाधिक रेशम उत्पादित करता है भारत में। अगर विश्व की बात की जाए तो चीन है। क्या है? चीन देश जो है ये पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करने वाला देश है। और भारत के संदर्भ में कहा जाता है तो कर्नाटक सर्वाधिक रेशम उत्पादित करने वाला राज्य है। इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता क्या कह रहा है कि कुछ सूंघते हुए देखा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो यहां से भी आप अभी जब इसी चैप्टर में अभी आप टाइगर के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी यही सेम सिम्टम, सेम गुण आता है कि एक टाइगर दूसरे टाइगर के मल मूत्र को सूंघ करके वो जान लेता है कि उसके एरिया में कोई नया टाइगर आया है। वही सेम गुण कुत्तों में भी होता है। तो है ना मजेदार आज का वीडियो। आइए आगे देखते हैं। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? तो आधुनिक युग में सर्वाधिक इसका इस्तेमाल होता है कहां पे? जैसे किसी की हत्या हो गई, वहां पे स्क्वाड डॉग जो होता है वो सूंघ करके उस परिस्थिति में पता लगा लेता है कि कहां पे चोरी हुई, कहां पे हत्या हुआ और कहां पे भीड़ या जो भी ऐसी घटना हुई जहां पे नरसंहार हुआ, वहां पे कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। तो अभी हाल ही फिलहाल में पीछे जो महामारी आई थी उसमें कोरोना महामारी, तो उसमें सर्वाधिक अगर कोई यूजफुल था या सर्वाधिक उपयोगी अगर आप कह लीजिए कोरोना मरीज को पहचानने के लिए था, तो सूंघने की शक्ति का नष्ट होना था। क्या था कि इंसान को सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती थी तो समझ लिया जाता था कि वो इंसान या वो आदमी
कोविड पॉजिटिव था। क्या था? कोविड पॉजिटिव था। आगे देखते हैं, बड़ा रोचक चैप्टर है ये। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन, ये भी देखिए यहाँ पे एक चीज दर्शाया गया है एक कहानी के माध्यम से। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी यानी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह और नाक को दुपट्टे से ढक लिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि अपने बच्चे की पोटी साफ करने के बाद जब बहन के लड़के की पोटी साफ की तो अपना मुंह दुपट्टे से ढक लिया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अगर महसूस करते हैं जबकि हमें गंध किसी चीज की आ रही है तो वास्तव में हमें दुर्गंधित ही महसूस होती है। तो इसका जब अपनी लड़की थी उसकी पोटी रोज रोज साफ करती थी तो इसके मन में ये कभी नहीं आया कि इसकी लैट्रिन से दुर्गंध आता है। और जब बहन के लड़के की लैट्रिन साफ करने लगी तो उसे अपने आप ये महसूस होने लगा कि इसकी लैट्रिन का गंध दुर्गंधित है। तो अपने मन के अनुसार ये चीज एहसास होता है, गंध और गंध ना आना। जैसे आप कूड़ा बीनने वाले को देखते हैं जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो सड़ी गली चीजों से भी कूड़े को उठा के लेके आते हैं। तो उनका वो हैबिट हो गई है, उनकी वो आदत हो गई है और वो उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लिए हैं। उनको गंदगी या दुर्गंध महसूस नहीं होता है, उनका वो कर्तव्य बन गया है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे उसी चीज का वर्णन किया हुआ जिसको हमने बताया कि सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है, अक्सर हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। इसी चीज का अभी जिक्र हमने पहले ही बताया था सुशीला की कहानी बताते वक्त कि हम जिस चीज को महसूस करते हैं कि ये दुर्गंधित है वो वास्तव में हमको दुर्गंध देती है। वही चीज यहाँ पे भी बताया गया है। इसको भी आप नोट करिए और जानते रहिए कि कोई भी वस्तु आपको दुर्गंधित क्यों लगती है, किस वजह से लगती है। जब हमारा मन उसको मान लेता है कि ये दुर्गंध वाली वस्तु है तो हमको वो दुर्गंधित लगती है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है और इसको भी आप नोट करिएगा। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखिए जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो पंछी डक की आप देखोगे, डक, ठीक है, डक क्या होती है? बत्तख। उसकी आंखें चोंच के जस्ट बगल में होती हैं। चोंच उसका होता है उसके जस्ट में बगल में होती है और वो जो है आगे की तरफ होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो आप पिजन ले लीजिए, पैरट ले लीजिए, यानी कि कबूतर ले लीजिए, तोता ले लीजिए। इन सबों की आंखें क्या होती हैं? सिर के दोनों तरफ होती हैं और सिर की अपेक्षा छोटी होती है। इससे प्रश्न बना हुआ है, सीटेट में अनेकों बार प्रश्न बना हुआ है। तो इस चीज को आप नोट करिएगा और यहां से आप नोट करिए, यहां से यहां ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करिएगा। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। देखा ना, अब मैंने बताया ना कि आज की टॉपिक बड़ी ही इंटरेस्टेड है और सीटेट के लिए बड़ा ही यूजफुल है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत बार प्रश्न बने हैं। आप पक्षी, पीछे भी हम पक्षी के बारे में पढ़ाए हैं,
वहां पे हर पक्षी के अलग अलग गुण होते हैं। यहाँ पे सभी पक्षियों के संदर्भ में बताया गया है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकती है। अगला क्या है, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, ठीक है। जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि पंछियां अपना गर्दन क्यों घुमाती हैं? क्योंकि उनके आंख की पुतली घूम नहीं सकती, इस वजह से अपने गर्दन को घुमा करके देखती हैं। ये वाला प्रश्न आया हुआ है इस टॉपिक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ये प्रश्न बने हैं यहां से, इसलिए हम आज शुरुआत में ही इस चीज को कहे थे कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है और अंत तक आप बने रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टेड आज अनेकों चीजों के बारे में, अनेकों जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका कि सीटेट से संबंध है और अनेकों बार प्रश्न आया हुआ है। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले। आगे देखते हैं, ये पंछी को दिखाया गया है, देखो डक है, इसकी आंखें आगे की तरफ है, ठीक है। और इस तरफ ये देखो एक पक्षी को दिखाया गया कि घूम के देख रही है। क्यों देख रही है? क्योंकि इसकी पुतली घूमती नहीं है, जिसका कि अभी अभी जिक्र हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको, उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर पर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। ऐसे करके आप दाईं उधर आप देख ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने उसको ढका है। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी आंख को ढका हुआ है, तो उस क्षेत्र में आप नहीं देख पाएंगे। और उसको देखने के लिए आपको अपने पूरे गर्दन को घुमाना पड़ेगा, जैसे पक्षी के बारे में अभी बताया गया है। और क्या, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप जानते रहिए, इसको भी आप नोट करिए। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। इस चीज को भी आप नोट करिएगा, ये भी आया हुआ है। और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। देखा ना कि जब दोनों आंखें एक ही चीज पे केंद्रित करती हैं तब उनको उसकी दूरी का एहसास होता है जिस पे वो केंद्रित करती हैं। और जब अलग अलग देखती हैं तो उनके देखने का दायरा बड़ा हो जाता है तुलना में एक वस्तु को देखने के। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझाने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर होता है। आप एक आंख से देखेंगे, आप दोनों आंख से देखेंगे, दोनों में अंतर है। क्या है? दोनों में अंतर होता है। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है पंछी के भी संदर्भ में और मनुष्य के भी संदर्भ में। तो है ना, बड़ा ही रोचक चैप्टर आज का, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट और है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी आया हुआ है कई बार, इसको भी आप नोट करिएगा, जिसका कि अब हम वर्णन करने वाले हैं। चील, बाज और गिद्ध, ये इसको आप नोट जरूर करिएगा, कई बार प्रश्न हुए हैं और इसको आप पीछे के पेपर से उठा के देखिए तो जरूर ये प्रश्न आया हुआ है। ये तीनों पक्षी हमारी तुलना में 6 गुना अधिक देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी से देख पाते हैं। सॉरी, हमने 6 गुना बताया, नहीं 4 गुना है। इस चीज को आप नोट करिएगा, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी से देख पाते हैं। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। देखा ना, जो चीज हम 2 मीटर की दूरी से देख रहे हैं वही चीज ये चील, बाज और गिद्ध
8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, यानी कि हमारी तुलना में हमसे 4 गुना अधिक दूरी से ये तथ्यों या चीजों को देख सकते हैं। कौन कौन पक्षी? चील, बाज और गिद्ध। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अनेक बार प्रश्न आया हुआ है, इसको आप नोट करिएगा। आगे क्या है? क्या तुम सोच सकते हो कि जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे जाती होगी? अगर हमको 2 मीटर से दिखाई देगी तो उसको 8 मीटर दूर से दिखाई देगी। किसको? चील को, क्योंकि हमसे 4 गुना अधिक दूरी से वो देख सकती है। ठीक है। और देखो अब यहाँ पे जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देते हैं। तो ये देखे यहाँ पे चित्र दिखाया गया है और हमारी आंख इसको डिफरेंट कर सकती है अलग अलग चित्रों को, लेकिन पक्षी इसको नहीं डिफरेंट कर पाते हैं, कुछ ही रंग को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इसको आप नोट करिए, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काले ही देखते हैं। इसको भी नोट करिए, अनेकों बार आया है कि रात्रिचर जो भी जानवर या पक्षी होता है वो किसी भी वस्तु को सिर्फ 2 रंगों में देखता है, सफेद और काले रंग में। कितने रंगों में? सफेद और काले रंगों में देखता है। रात्रि में चलने वाला चाहे जानवर हो या पक्षी हो, दिन में चलने वाला अनेकों रंग में देख सकता है। इसको आप नोट करिएगा, ये भी प्रश्न आया हुआ है, अनेकों बार आया हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पे आपसे वो मतलब कार्य करने के लिए कह रहा है, और मस्त चीज ये है कि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो ये मस्त है, यहां से भी प्रश्न बने हैं, अनेक बार बने हुए हैं। यहां से यहां पे क्या दिखाया गया है? यहां जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। देखा ना, हर जानवर या पंछी जब उस पे खतरा होता है तो एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है, जिससे कि साथी अथवा अन्य वहां के जीव सतर्क हो जाते हैं कि परेशानी आने वाली है। उसी का वर्णन यहाँ लंगूर के माध्यम से बताया गया है और पक्षियों के माध्यम से बताया है। यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। देखा, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाजें निकालते हैं। देख लिया आपने, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके ज्ञान से संबंधित है और सीटेट की परीक्षा करने वाले स्टूडेंट के लिए ये सीटेट में आने वाले प्रश्नों से संबंधित है कि पंछियां उड़ करके जब कोई उसके पास दुश्मन आता है उसके लिए अलग आवाज निकालती हैं, और स्थल पे चल करके जो जानवर आता है उसके लिए अलग तरह की आवाज निकालती, उसका वर्णन हुआ है। आगे दिया हुआ है, यहाँ पे लंगूर को दिखाया गया है। आप लंगूर और बंदर दोनों को अलग समझिए। जो बंदर होता है, मंकी होता है, उसका मुंह लाल होता है और छोटा कद होता है शरीर का उसका, यानी कि तन भूरा होता है। जो लंगूर होता है उसका मुंह काला होता है, हाथ का पंजा काला होता है, पांव का पंजा काला होता है और वो सफेदी लिए हुए होता है, हल्का भूरा होता है। ये सामने इसका चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे ये लंगूर है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बताई गई है, इसको भी आप नोट करिएगा। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। किससे देती हैं? बिजली तरंगों से मछलियां एक दूसरे को सूचना देती हैं खतरे की। इसको भी आप नोट करिएगा। और यहाँ दिखाया गया है कुछ जानवर, यहाँ पे बताया गया है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से
कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो आपने देखा, जानवरों की हरकतें बता देती हैं कि कुछ प्राकृतिक घटना होने वाली है। आंधी, तूफान, वर्षा, भूकंप, सुनामी इत्यादि जो होते हैं प्राकृतिक आपदा, उसके सूचक कौन होते हैं? जानवर और पंछियां होती हैं। और जो जानता है उनके व्यवहार के हरकत को, वो सतर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? सतर्क हो जाता है। और यहाँ पे इसका वर्णन भी किया हुआ है। देखो, इसको यहाँ पे बताया गया है। 2004 में एक सुनामी आई थी, दिसंबर के महीने में, ये 25 दिसंबर के दिन आई थी। ठीक है, सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। कब की घटना है? दिसंबर 2004 की घटना है। कहां के बारे में बताया गया है? अंडमान निकोबार के बारे में बताया गया है कि जानवरों के हरकतों से वहां एक आदिवासी जनजाति निवास करती है, और जानवरों के व्यवहार को समझ गए और एरिया को छोड़ दिए, क्षेत्र को छोड़ दिए, और उनकी जान बच गई। और बड़ा ही भयावह ये सुनामी थी, जो कि कम से कम 4-5 देशों में इसका प्रभाव था, और तमाम प्रकार के जान माल का इसमें खतरा हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करिएगा। यहां से भी प्रश्न बने हुए हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, अपनी पूरी भाषा होती है कई जानवरों की, यहाँ पे बताया गया है। और डॉल्फिन के बारे में बताया गया है कि डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकती है। और एक चीज और जान लीजिए, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है भारत सरकार ने। किस डॉल्फिन को? गैंगेटिक डॉल्फिन को। इसको भी आप जानते रहिएगा, गैंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ये है आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन। डॉल्फिन यहाँ पे इसका चित्र बनाया हुआ है, देखो ये डॉल्फिन का चित्र है, और ये हमारे भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा की या गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन। आगे देखते हैं, इसमें एक मजेदार खेल के बारे में बताया गया है। जिस तरह पक्षी हर अलग अलग बात के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाजें निकालना है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे कक्षा में टीचर से? टीचर के आने पर, यानी कि आप एक ग्रुप बना के उसमें अलग अलग तरह के अपने क्रियाकलाप के लिए अलग अलग आवाज निकाल के उसको जो है आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। इस चीज का वर्णन हुआ है। और देखिए यहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां बताया गया है बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते हैं। ये चीज यूपी टेट में भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्या इसे कहा जाता है? शीत निद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत निद्रा। शीत निद्रा ये हार्बिनेशन होता है, हार्बिनेशन होता है, ठीक है, हार्बिनेशन इसे कहा जाता है या शीत निद्रा कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे भालू वगैरह होते हैं, ये जब अधिक ठंडी पड़ती है तो अपने आप को शीत निद्रा में
रख लेते हैं, कई महीनों तक बिना खाए पिए एक जगह पे पड़े रहते हैं, इनका पल्स रेट कम हो जाता है, इनके ब्रीथ कम हो जाती है, इनकी श्वसन दर कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये कई महीनों तक जब अधिक ठंडी पड़ती है तो किसी गुफा वगैरह में आराम या नींद की निद्रा में होते हैं, और जैसे ही मौसम इनके अनुकूल आ जाता है तो फिर ये पुराने जीवन में चले आते हैं और पुरानी तरह की अपने क्रियाकलाप को करते रहते हैं। इसको शीत निद्रा कहा जाता है, ये पोलर बियर के संदर्भ में कहा जाता है, या ठंडियों में छिपकली के संदर्भ में भी इसे देखा जाता है। आपने देखा होगा कि ठंडी के मौसम में छिपकलियां घर से दूर चली जाती हैं, अरे कहीं नहीं जाती हैं, बस यही शीत निद्रा में सो जाती हैं, भोजन वोजन लेके दो ढाई महीने के लिए सो जाती हैं। उसके बाद फिर जैसे ही इनके अनुकूल मौसम आता है फिर अपनी क्रिएटिविटी या अपनी क्रियाकलाप को करने लगती हैं। इस चीज को, ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, हार्बरनेशन इसे कहा जाता है, हार्बरनेशन। हार्बरनेशन। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती है? देखा, अभी अभी हमने बताया कहां चली जाती है, शीत निद्रा में चली जाती है। पाठ में कुछ जानवर के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनकी संवेदनशीलता, ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने व टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें। ये आपका पेडागॉजी का सवाल है, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है और आगे हम बताएंगे कौन सा प्रश्न बना हुआ है, तो इसको भी आप नोट करिएगा। तो है ना मजेदार आज का वीडियो? अभी भी आप अंत तक बने रहिए, अभी और भी चीजें बाकी है जिसके बारे में आपको बताना है। ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी सीटेट में प्रश्न बना है और कई बार बना है, इसको भी आप नोट करिएगा, इसको भी आप नोट करिएगा और देखते रहिए, यहां से भी प्रश्न बना हुआ है। ये स्लॉथ के बारे में बताया, दुनिया का सबसे आलसी जानवर के बारे में चर्चा हो रही है। ये सबसे आलसी जानवर होता है और 17 घंटे सोता रहता है। ठीक है, कितना घंटे? 17 घंटे सोता है। इसके बारे में बताया गया है, ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। तो आपने देखा 17 घंटा पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है, सबसे आलसी प्राणी है ये स्लॉथ। इसके बारे में बात की जा रही है, इससे प्रश्न बना हुआ है सीटेट में। आगे क्या है, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। देखा ना, ये जिस पेड़ पे रहेगा उसके सारे पत्ते जब खत्म हो जाएंगे खाकर तब उतरेगा तो फिर दूसरे पेड़ पे जाएगा। कितना आलसी है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। देखा ना, पूरे 40 साल के जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ पर ही ये पत्तियां खाता है और एक सप्ताह में एक बार शौच के लिए जमीन पर उतरता है। 17 घंटे सोता है, उल्टा लटक कर सोता है। तो है ना ये दुनिया का सबसे आलसी प्राणी। यहाँ पे इसका चित्र दिखाया गया है, इसको आप देख लीजिए। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है, ये चीजें बताई गई, इसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न बने हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ दिखाया गया है कि स्लॉथ का जागना, अरे कई घंटे जागता है? जब 17 घंटे ये सोता है तो 24 में से 17 घंटे आप निकालेंगे तो कितना मरेगा? 7 घंटा जागता है। कितना? 7 घंटा ये जागता है और बाकी सोता कितना है? 17 घंटा, यानी कि 24 घंटा में ये सिर्फ 7 घंटे ही जागता है। कौन? स्लॉथ। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है इस तरह से मानचित्र बना के। ठीक है, तो आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अंत तक बने रहिए, अभी तो आगे और भी
इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करना है और भी जानकारियां आपको देना है, वो भी इंपॉर्टेंट है जो सीटेट में आए हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है, अगर सलाद की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो व्हाइट है इसके जागने का, और जो डार्क है इसको इसके सोने के बारे में बताया गया है। ठीक है यहाँ पे ये सब दिखाया गया है। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। अब देखो, गाय के सोने के बारे में बताया गया है कितना, 1-2 घंटा। यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला जो ये जागने वाला है, ठीक है, और ये वाला सोने वाला है। और इसमें अजगर के बारे में बताया गया है कि 1-2-3 घंटा, 3 घंटा ये नहीं सोता है, ये भी बड़ा आलसी प्राणी है, बाकी 21 घंटा ये सोता है। जिराफ के बारे में 1 घंटा बताया गया है कि सिर्फ ये 1 घंटा क्या करता है, सोता है। और यहाँ पे बिल्ली के बारे में बताया गया है 1-2-3-4-5-6 घंटे सोती है। ठीक है, तो देखा ना कितना मजेदार आज का वीडियो है। आगे आपको दिखाते हैं, जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई चौथाई आज की समझ का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है और बहुत बार बना हुआ है। बाघ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? बाघ के बारे में। यहाँ पे बाघ का ये चित्र दिख रहा है ना आपको, ये बाघ का चित्र दिख रहा है ना। बाघ के बारे में बताया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, यहां से भी प्रश्न बने हुए हैं और इसके एक एक बिंदु को आप नोट करिएगा और यहां से प्रश्न बने हुए हैं। क्या इसके बारे में बताया गया, इसको भी नोट करते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, पहली पॉइंट है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना, और बाघ की बात आएगी तो 6 गुना। और यही कंफ्यूजन करेगा आपको, यही लाइन आपको कंफ्यूजन करेगा। पर आप याद रखिएगा, बाघ जो है 6 गुना हमसे अधिक देखता है और चील, गिद्ध और बाज हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं। और ये प्रश्न आएगा, कूट मिलान में कंफ्यूजन कर देगा। नोट करिएगा, ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट क्या है? बाघ की मूछें, देखा होगा आपने, बिल्ली हो या बाघ हो या लीपोर्ड हो, तेंदुआ जिसे कहा जाता है, गुलदार जिसे कहा जाता है, ये सब क्या है, इनके मूछें होती हैं बारीक बारीक। यहाँ पे ये दर्शाई गई हैं। ये देखो इधर इधर व्हाइट, ये क्या है? बाघ की मूछें है। इसके बारे में बताया गया है कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। देखा ना इनके मूंछों का कमाल। उससे ये क्या करता है, शिकार को भांप लेता है कि कितनी दूरी पे है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना या नहीं, या तो उस बाघ की मर्जी पर। यही चीज अभी अभी हमने बताया, कुत्तों के बारे में भी होता है और यहाँ बाघ के बारे में भी ये चीज बताया गया है कि ये जो मल मूत्र से दूसरे बाघ के एरिया को जान जाते हैं, अथवा इनके एरिया में कोई नया बाघ आया है तो उसके मल मूत्र से इसको पहचान लेते हैं। आगे क्या बताया गया है देखते हैं। बाघ मौके के अनुसार, यहाँ पे ये भी, इसके हर पॉइंट को आप नोट करिएगा। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। उसे गुस्से में अलग अलग आवाज, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इसमें नोट करिए कि हमसे 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है और इसका गुर्राना या इसका जो है रोर करना इसका 3 किलोमीटर दूर तक इसको जो है सुनाई देता है, इसका रोर। और क्या है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है।
बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी सकते हैं। अब देखा आपने, हवा से कोई पत्ता हिल रहा है, उसको ये पता हो जाता है कि हवा से हिलता है, और शिकार अगर वहां पे हलचल कर रहा है, उससे पत्ता हिल रहा है, तब भी बाघ भांप लेता है। बाघ भांप लेता है कि हवा से पत्ता हिलता है और शिकार से हिलता है, दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेता है कौन? बाघ। इतना उसके पास अनुभव होता है या पहचानने की क्षमता होती है, और इसके कान एक ही समय अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आवाजों को सुन सकते हैं। आप देखे होंगे जब आप जू में जाते हैं या चिड़ियाघर में जाते हैं, तो बाघ जो है उसके कान हमेशा दो दिशाओं में घूमते रहते हैं, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये चीज रहा बाघ के बारे में। एक बार फिर देख लेते हैं, ये बाघ का चित्र है, यहाँ पे बाघ के बारे में पहली पॉइंट, ये दूसरी पॉइंट, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, अनेक बार बने हुए हैं। इसको पहली पॉइंट कर लो, इसको दूसरी पॉइंट, ये तीसरी पॉइंट है, और आगे आप आओ, ये चौथी पॉइंट, ठीक है, ये चौथी पॉइंट और ये पांचवी पॉइंट। इस पांचों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। बाघ के संदर्भ में अनेक बार प्रश्न पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की संभावना है, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज जान लीजिए, जो बाघ है वो हमारा क्या है? नेशनल एनिमल है। क्या है? राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। एक चीज और जान लीजिए, बाघ संरक्षण अधिनियम, बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? इसके बारे में भी जान लीजिए। ये आया था 1973 ईस्वी में, ठीक है। इस चीज को आप जानते रहिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है ये? इनका नाम है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला है ये, ठीक है। इतने चीज को आप जानते रहिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर संरक्षण अधिनियम कब आया, ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। तो आज का टॉपिक आपको बड़ा ही इंटरेस्टेड लगा होगा, मुझे उम्मीद है, और इससे सीटेट में अनेक बार प्रश्न पूछे हुए हैं। आप देखे होंगे यहाँ पे दिखाया गया कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हमने अभी अभी बताया कि भारत सरकार ने टाइगर संरक्षण अधिनियम कब लाया? 1973 ईस्वी में लाया, बाघों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। और हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। आगे देखते हैं और क्या दिया है। बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण पोचिंग, जंगलों का विनाश, आवास बनाने के लिए जंगलों में आग पर चर्चा करने से बच्चे बाघ से दी गई जानकारी को समझ सकेंगे। तो इसमें मिला जुला के यही दिया गया है कि आप बाघ के बारे में जानिए, सलाद के बारे में जानिए, चींटी के बारे में जानिए, हाइबरनेशन के बारे में जानिए, शीत निद्रा के बारे में जानिए, डॉल्फिन के बारे में और लंगूर के बारे में, और क्या दिया गया है, चींटी के बारे में, बाज, चील और किसके बारे में, बाज के बारे में, चील के बारे में और गिद्ध के बारे में आप जानते रहिए। तो आज का जो टॉपिक था बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अगर कंप्लीटली तैयार कर लीजिए तो कम से कम 2 से 3 नंबर सीटेट में कंफर्म है इस टॉपिक से आना, जिसका टाइटल है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को?
तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।